हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत बेहतरीन चल रही है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर, क्लास टेंथ का जियोग्राफी का बहुत ही सुंदर सा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा नाम है मयूर कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। ठीक है, आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। देखिए ये जो चैप्टर है वो क्या कहता है और किसके बारे में। मैं बता दूं, रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत एंड डेवलपमेंट मतलब आपको पता ही है कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये हम अभी इकोनॉमिक्स ख़त्म किए हैं तो वहाँ पे हर बार मतलब हर एक 10 वर्ड के बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। किसी चीज़ में प्रोग्रेस ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो लेट्स मूव लाइन बाय लाइन एंड सी कि क्या कह रहा है एनसीईआरटी। इस चैप्टर में ओवरऑल हमें यही देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। इस चैप्टर में ओवरऑल हमें यही देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सी टाइप के होते हैं, है ना। रिसोर्सेज बहुत से टाइप के होते हैं। उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कैसे करा जाए, और जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो सही डेवलपमेंट है आने वाले समय के लिए। क्या ये डेवलपमेंट इतना ज़रूरी है कि जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट हो रहा है वो सही है ना। इसी बेसिस पे ये चैप्टर जो है डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या है, लाइन बाय लाइन कह रहा है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड, है ना। जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में हमारे प्रेजेंट है और उस चीज़ों से हमारी नीड्स को सेटिस्फाई होता है, हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती है ना। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो देखो क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब अगर कुछ हमारे पास ऐसा है जिसको यूज़ करके हमें क्या मिलती है, हमारी नीड्स पूरी होती हैं, और उसको निकालने के लिए जो है हमारे पास, उसको निकालने के लिए मतलब उसको टेक्नोलॉजी हमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वो टेक्नोलॉजी, उसको निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकली मार्केट में उसकी कुछ प्राइस होनी चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब समाज में उसको एक्सेप्ट करने, समाज में उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ है किसी भी चीज़ के अंदर, है ना, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये तीनों चीज़ है कि वो सब्सटेंस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो उसी को क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। सीधा सीधा रिसोर्सेज का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ह्यूमन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज ये होता है ना। अब देखिए क्या यहाँ पे एक ये चार्ट दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स, इंस्टीट्यूशंस, फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। तो ये दिखाया है कि आज के जनरेशन के ह्यूमन बींग्स जो है तीन चीज़ों पे ही टोटली डिपेंडेंट है। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो नेचर है, एक तो इंस्टीट्यूशन है ना, उस फिजिकल एनवायरनमेंट का जो रिसर्च होता है वो इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, और उस फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की जो है बहुत ज़्यादा नीड है। तो ह्यूमन बींग्स जो है आज के जनरेशन का इन तीन चीज़ों पे ही टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इंटरडिपेंडेंट बताया है ह्यूमन बींग्स का, है ना। लेट्स मूव नेक्स्ट। The process of transformation of things available in our environment involves the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। कह रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे पास एनवायरनमेंट में है, प्रेजेंट है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव रिलेशंस रखती हैं। जैसे कि नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, है ना। अगर नेचर में कुछ है तो हमें उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको पहले स्टडी करने के लिए उससे पहले टेक्नोलॉजी से पहले इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कह रहा है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, है ना, इंस्टीट्यूशंस का क्रिएट करते हैं ताकि उनके डेवलपमेंट को बूस्टअप मिल सके, है ना, डेवलपमेंट मिल सके, है ना, उनकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिल सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट इज़ एज्यूम बाय मेनी। क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर की तरफ से एक ऐसा उपहार है जो कि ये सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। दे आर नॉट, नहीं ऐसा नहीं लगता। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है। ह्यूमन बींग्स दैमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स जो है रिसोर्सेज के खुद एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट टू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो हमारे पास नेचर में मटेरियल प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हुए वो रिसोर्सेज
को तैयार करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अगर बात करें कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस किस बेस पे जो है रिसोर्सेज को बांटा जा सकता है, तो बहुत सारे बेसिस पे बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर रिसोर्सेज देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के तौर पे अगर रिसोर्सेज को देखा जाए तो बायोटिक अबायोटिक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी कि कितना यूज़ करना है तो वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि किसका है, तो बात कर सकते हैं इंडिविजुअल का है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक है एंड रिजर्व्स है। तो सीधा सीधा यही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, है ना, और किस बेसिस पे इन रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल जो है फर्दर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल डिवाइडेड है। रिन्यूएबल जो है कंटिन्यूअस और फ्लो है, जैसे विंड वाटर हो गया रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जैसे रिसाइक्लेबल मेटल्स हो गया, नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल हो गया। अगर बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल तौर पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को भी डिवाइड किया है। ह्यूमन्स का देखा जाए तो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है ना। आते हैं अगले कैटेगरी पे कि क्या कह रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखिए कह रहा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे दो टाइप के हमने रिसोर्सेज पढ़ा था, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। कह रहा है कि ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आए हैं, तो बायोस्फीयर से आए हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब आसमान, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और हमारे पास लिथोस्फीयर भी है जिसको ज़मीन कहते हैं। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही कहा जाता है बायोस्फीयर। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ पे क्या हो, पानी भी हो, हवा भी हो और ज़मीन भी हो, उसी को बायोस्फीयर टर्म दिया गया है। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं वो बायोस्फीयर से मतलब निकले हुए हैं। और बायोस्फीयर पे क्या होते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना रहता है। फ्लोरा एंड फौना मतलब, फ्लोरा मतलब होता है जहाँ, मतलब उतना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ इन दोनों में। फ्लोरा मतलब होता है एनिमल, है ना, फ्लोरा मतलब होता है एनिमल, और फौना मतलब होता है प्लांट। फ्लोरा मतलब होता है एनिमल और फौना मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं, फिशरीज रहता है, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा मतलब लाइफ स्टॉक मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनको लाइफ स्टॉक कहा जाता है। अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब सारे वो चीज़, सारे वो सब्सटेंसेस है ना, सारे वो चीज़ जो कि नॉन लिविंग होते हैं, है ना, जिनमें जान नहीं होता, जिनमें जीव नहीं होता, वो क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो रॉक एंड मेटल्स, है ना, जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होता है, और जो धातु होते हैं, मेटल, वो सारे ही क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस, आइए मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब अगर यूज़ करते करते ख़त्म होने के तौर पे अगर बात किया जाए तो उस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल, केमिकल, याद रखना केमिकल, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से क्या किया जा सके, वापस उसको रिन्यूएबल किया जा सके या रिप्लेनिशेबल किया जा सके, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज किया जा सकता, मतलब कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, सोलार एंड विंड एनर्जी, वाटर, forests and wildlife etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow। देखिए क्या कह रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे सोलार हो गया, मतलब एक बात देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और, देखिए ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग फिर से अगर ख़त्म हो जाता है, ऐसे रिसोर्सेज अगर हमारे नेचर से ख़त्म हो जाता है
तो उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेथड कुछ भी हो सकता है, फिजिकली बना ले, केमिकल को यूज़ करके बना ले, या मैकेनिकली क्या कर सके उसको बना दे। तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सोलार, है ना, विंड ले सकते हैं, विंड एनर्जी, वाटर ले सकते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये सारे होते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर आगे जो है कंटिन्यूस और फ्लो में डिवाइड होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, दीज ऑक्योर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब दिस ऑक्योर ओवर ए लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब इसको क्या करना है, मतलब निकालना कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन होता है और बहुत लंबा प्रोसेस है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं, जो हमारे को मिलते हैं अर्थ में, जैसे हम लोग जिस चीज़ों का, जिस सब्सटेंसेस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो मिनरल्स हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग पेट्रोल वगैरह, CNG फ्यूल वगैरह जो गैसेस है हमारे घर में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो ये ना के बराबर है, उसको बाद में हम लोग फिर बना नहीं सकते, है ना। तो वैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, मतलब 10 लाख साल से ज़्यादा का समय लेते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। एंड अगर बात किया जाए तो कुछ मेटल्स की अगर बात किया जाए तो जो कुछ मेटल्स होते हैं जो रिसाइक्लेबल होते हैं, रिसाइक्लेबल समझते हैं, जिसको क्या किया जा सकता है, वापस बनाया जा सकता है या लाया जा सकता है। लेकिन फ्यूजिल फ्यूल्स होते हैं वो रिसाइकल नहीं किया जा सकता है ना। एंड एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। और क्या हो गया, जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर से कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो वो वैसे रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता, मतलब वो पूरी टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है ना। एग्जॉस्टेड मतलब जैसे जैसे यूज़ करोगे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वैसे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे क्या कह रहा है अब देखिए, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं ना जो ओनरशिप पे भी डिवाइडेड है। जैसे कि अगर आपके खेत में कुछ मिलता है तो क्या आप उसके ओनर हैं, इंडिविजुअल ओनर है, या नेशनल मतलब सरकार के दायरे में चला जाता है, या इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो क्लेम कर देती हैं। तो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की अगर बात करें, इंडिविजुअल मतलब स्वयं का रिसोर्सेज क्या होता है, तो दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। अगर बात करें तो ये प्राइवेटली जो है प्राइवेट होता है, सीधा सीधा कह सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज प्राइवेट रिसोर्सेज होता है, मतलब किसी सरकार की नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल का होता है। जैसे कि मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कहने का मतलब है मेनी फार्मर्स ओन लैंड, बहुत सारे फार्मर्स को लैंड दिया गया है विच, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब उनको क्या करना है, उसको रेवेन्यू भी उसके लिए नहीं देना होता है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। अब देखिए, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है, बट ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है। तो अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज। अर्बन पीपल जो होते हैं, जो पीपल सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होती हैं, अदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांटेशन होता है, पेस्चर लैंड्स होते हैं, पॉन्ड्स होता है, वाटर होता है, वेल्स होता है, एक्सेट्रा होता है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब ओनरशिप के बेसिस पे हैं। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल ओनर रिसोर्सेज के तौर पे आएगा, मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय आवर हाउस होल्ड। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे प्लांटेशंस हो गया, जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, जो हमारा लैंड है, जो पॉन्ड है, जो वाटर है, जो वेल्स है, वो क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, किसी एक का उस पर अधिकार हो सकता है। तो वैसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होता है, कम्युनिटी मतलब एक ऐसा रिसोर्सेज जिस पे सभी का हक है, मतलब कह सकते हैं एक गांव वाला है, पूरे गांव वाले का, एक ऐसा जगह जहाँ पे होता है ना, हमारे गांव में भी देखते हैं, देखिए एक ऐसा जगह होता है जो सार्वजनिक होता है, एंड दैट प्लेस इज यूज्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द हाउस, यू कैन से ऑफ द विलेज, ऐसा कह सकते हैं। तो वैसा अगर कुछ रिसोर्सेज है किसी भी गांव में, या अगर लेवल पे बात किया जाए सिटी लेवल पे, तो जैसे कि अगर बात किया जाए जो हमारे पास ग्राउंड वगैरह होता है ना, तो वो जो होता है कम्युनिटी
के होता है, कम्युनिटी का होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल इंसान का नहीं होता। देखिए, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो पूरे कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, जो गांव का जो कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है, जहाँ पे सभी गांव के लोग जो है अपने बकरियां भैंसों को जाके चराते हैं। बिरियल ग्राउंड, जहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, तो बिरियल ग्राउंड्स हो गया। तो ये सार्वजनिक होते हैं, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता, कम्युनिटी का होता है, सीधा सीधा कह सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पॉन्ड्स हो गया है ना, जो गांव का पॉन्ड है वो हो गया। पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। अर्बन एरियाज़ में जो सिटीज़ में प्लेग्राउंड होते हैं वो किसी एक का हक नहीं होता है, उस पर सभी जाके खेलते हैं, है ना। आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो ये सारे जो हैं, सारे चीज़ जो हैं वो क्या है, एक्सेसिबल हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा जो वहाँ रहते हैं सभी लोग उस चीज़ों का यूज़ करते हैं, और इसीलिए ये पूरे कम्युनिटी का है। समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये पूरे कम्युनिटी का कहा जाता है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। अगर बात करें नेशनल रिसोर्सेज की, कि नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, तो टेक्निकली अगर बात करें तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली अगर बात करें तो जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी देश में, वो सारे ही किसी वहाँ के नेशन के होते हैं, वहाँ उस देश का होता है। जैसे कि द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। मतलब कंट्री के पास पावर है कि किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकता है अगर वो पब्लिक गुड में है तो। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि रोड्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, कनाल्स बनता है ना, कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, जो कि किसी प्राइवेट का किसी का प्रॉपर्टी हो या किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो, फिर भी वहाँ सार्वजनिक काम होता है जस्ट बिकॉज वो पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो ये काम करती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एम्पावर्ड किया, मतलब पावर मिला हुआ है कि वो एक लैंड को कहीं भी एक्वायर कर सकती हैं, बट उसके ऊपर कंडीशंस होते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, जैसे कि सारे जो मिनरल्स हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो लैंड है पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, एंड ओशनिक एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। अब क्या कह रहा है, क्या क्या नेशन के दायरे में आता है, तो देश में जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड, मतलब जितना हम लोग का एरिया है लैंड का पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर वो एरिया। और बात करें ओशियनिक एरिया तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 22.2 किलोमीटर तक ओशियन में भी, है ना, फ्रॉम द कोस्ट टर्म, कोस्ट से एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोस्ट से आगे अगर 22.2 किलोमीटर तक कुछ भी मिलता है तो वो किसका होता है, वो सरकार का ही होता है, उस देश के सरकार का होता है, जिसको 12 नॉटिकल माइल्स कह रहा है। तो अगर ये जितना कुछ भी है देश में वो सारा क्या है, मतलब देश में जितना कुछ भी है वो सब सरकार का है, सरकार चाहे तो ले सकती है। हम बात करते हैं जैसे कि अगर आपका ज़मीन है और उस ज़मीन में आप कोई मिनरल्स मिला है, जैसे सीएनजी मिला है या कोल मिल गया हो, तो फिर वो जो मिनरल्स होते हैं वो उस मिनरल्स में फिर वो आपका हक नहीं होता, सरकार का हक हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए अब ऐसे रिसोर्सेज जिस पे जो है वर्ल्ड लेवल की बॉडीज़ क्या करती हैं, क्लेम करती हैं। कैसे क्लेम करती हैं, देखिए देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अब देखिए ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बहुत सारी रिसोर्सेज को, जैसे कि द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर बात करें तो द ओशनिक रिसोर्सेज की बात किया जाए, अगर 200 न्यूटिकल माइल्स के आगे, मतलब कोस्टल टर्म से किसी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स अगर तुम देखोगे तो 400 किलोमीटर के करीब करीब कुछ होगा, 420 के करीब करीब। तो 400 किलोमीटर के करीब करीब क्या होता है, ओपन एशिया एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज। अगर उस एरिया में कोई रिसोर्सेस मिलता है, अगर देखिए क्या होता है, आपके कंट्री के कोस्ट से 400 किलोमीटर की दूर अगर कोई रिसोर्सेस मिलता है तो फिर क्या करेगा कंट्री ने, फिर उस रिसोर्सेज पे किसी कंट्री का कब्जा नहीं होता, उस पे इंटरनेशनल बॉडीज़ काम कर रही हैं, उस रिसोर्सेज को इंटरनेशनल बॉडीज़ क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, फिर उस पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हक हो जाता है। दे कैन यूटिलाइज, वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। वो मतलब जो इंटरनेशनल हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस रिसोर्सेज को, सीधा सीधा कह सकते हैं।
अब डू यू नो, देखिए क्या कह रहा है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज न्यूड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आइडेंटिटी। अब ये क्या आपको पता है कि इंडिया को ये परमिशन मिला है कि वो मैंगनीज को क्या कर सकता है, माइन कर सकता है, मैंगनीज नोड्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के मैंगनीज के ओशन से निकाल सकता है, वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, मतलब 400 किलोमीटर दायरे के आगे भी इंडिया क्या कर सकता है, मैंगनीज निकाल सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की, तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेस होता है, डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या क्या रिसोर्सेस हैं जो हमारे पास हैं और उसको किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिसोर्सेस है वो पोटेंशियल रिसोर्सेस है। देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। देखिए ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हमें मिले हुए हैं लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। मतलब बात किया जाए तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, मतलब ताकि वो क्या कर सके, विंड और सोलार एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए, मतलब सोलार और विंड एनर्जी को बनाने के लिए या यूज़ में लेने के लिए हमारे पास ऐसा जो क्या है, हम लोग उस मतलब उस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है कि उसको कम कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो है हमारे पास हम डेवलप हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत कम मतलब लेस कॉस्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेवलप रिसोर्सेज की अगर बात किया जाए तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसा रिसोर्सेज जिसको जो हमारे पास है हम लोगों ने उसका सर्वे भी किया है ना, लेकिन निकाले नहीं है ना, और हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन में ले जाकर उसको चेक किया है और हमारी यूटिलाइजेशन में आ सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो वैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाल सकते हैं कि नहीं। और फिजिबिलिटी की बात करें मतलब इकोनॉमिक तौर पे उसकी प्राइजेस मार्केट में कुछ हैं कि नहीं। तो वैसे रिसोर्सेज को डेवलप रिसोर्सेज कहा जाता है। स्टॉक की अगर बात करें तो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है और उस रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या है कि ह्यूमन बींग्स के पास बहुत अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम लोग क्या कर सके, एक्सेस कर सके, क्या कर सके, एक्सेस कर सके, इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक्स, है ना। और वो क्या कर दिया गया है, स्टॉक में रख दिया गया है। स्टॉक में रख दिया गया मतलब कि आने वाले समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होगी तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। आप लोग को पता है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस यू नो दैट वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कह सकते हैं कि टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है ना। तो बहुत सारे मतलब एनर्जी के रूप में भी जो है हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज़ इट। लेकिन हमारे पास ऐसा बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो एनर्जी है या हाइड्रोजन एज अ फ्यूल या एज ए एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक। इसीलिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हाइड्रोजन जो वाटर हमारे पास जो कंपाउंड से बना हुआ है, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना है। हाइड्रोजन को हम लोग एज ए एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें पता चले कि हाइड्रोजन को कैसे वाटर से अलग किया जाए और कम खर्च में इसको कैसे एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाए। इसीलिए अभी तक हम लोगों ने क्या माना है कि हाइड्रोजन तो है, एनर्जी तो है, लेकिन हम लोग इसको रिजर्व में रख देते हैं, स्टॉक के लिए रख देते हैं, मान के चलते कि ऐसा एनर्जी हमारे पास क्या है, स्टॉक में है। तो ये कहने का मतलब ये है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि लेक्चर जो है लंबा हो गया है। और अगले टॉपिक्स अगले क्लास में पार्ट 2 में हम लोग रिजर्व से स्टार्ट करेंगे कि रिजर्व्स क्या होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इकोनॉमिक्स में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में देखेंगे
और उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग है आपका, और लैंड रिसोर्सेज है, लैंड को किस तरह यूज़ किया जाए ताकि जो है हमारे पास सॉयल इरोजन है वो बहुत कम हो, और लैंड के डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सकता है, सॉयल को एज ए रिसोर्स कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और हमारे पास कितने प्रकार के जो हैं सॉइल्स होते हैं। तो सारा कुछ ही हम लोग इस चैप्टर में जो है देखने वाले हैं, और उसके बेसिस पे टाइप ऑफ सॉइल्स भी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है ना। इतना कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। थोड़ा सा चैप्टर जो है लंबा एज़ कम्पेयर टू अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स जो अभी हम पढ़े हैं, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और ये जियोग्राफी का वेरी फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग थ्रू, है ना, वी आर गोइंग थ्रू द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। सो वी डू नॉट हैव टू गेट पैनिक एंड वी डू नॉट हैव टू गेट वरीड। हम लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, हम आप ही के लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और दिल से मेहनत करें ताकि आप लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। तो चलिए सब, आप अपना ध्यान रखिएगा, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, आप सब पढ़ते रहिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल।